बच्चों, वेलकम टू काजुअल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट पे बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आपको लिंक दिया जाएगा एंड में, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आपके पास है एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो आपके पास है 1 लीटर ऑफ वाटर, फिर वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है, यानी कि सोचो यहाँ पर कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकते हैं, 2 स्पून। ओके, तो अगर 2 स्पून से ज़्यादा आप दोगे तो वो उस पर सॉल्यूबल नहीं होगा। तो 2 स्पून क्या हो जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो इस पे डिसॉल्व होता है वो क्या है, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी, यानी कि 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इस पे डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा उनका सॉल्युबिलिटी। जो लेफ्ट ओवर हो जाएगा या फिर सैचुरेटेड हो जाएगा वो नहीं होगा उनका सॉल्युबिलिटी। अब देखो, हाउ डज अ टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। क्या है इसमें, आपको बोला गया है कि आपके पास क्या है, एक बीकर है, वहां पे आपने पानी लिया है। ओके, फिर उसका जो टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर था, दैट इज अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो आपने क्या किया, उसके अंदर यू एडेड अ स्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने क्या किया, 1 स्पून उसमें डाल दिया, फिर आपने ऐसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा कि हाँ वो मिक्स हो चुका है। फिर आपने क्या किया, थोड़ा और डाल दिया, ऐसे आप करते जाओगे। फिर एक समय आएगा जब क्या होगा, और उस पर जो आपने बेकिंग सोडा डाला था दैट आर नॉट गेटिंग डिसॉल्व, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि उनका जो डिसॉल्व होने का लिमिट था वो तो कंप्लीट हो चुका था, यानी फुलफिल हो चुका था। इससे ज़्यादा वो और डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो आपने क्या किया ना, एक चीज़ चेक किया कि पहले तो जो वाटर था आपका, यानी कि इसमें जो वाटर था वो क्या था, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर था। तो आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कितना, टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका जो टेम्परेचर था इंक्रीज किया है, तब आपको दिखेगा कि जो लेफ्ट ओवर जो डिसॉल्व नहीं हो रहा था, है ना, आपके पास ऐसे बिकर था, तो नीचे जो बैठा था ना बेकिंग सोडा, जो और डिसॉल्व नहीं हो रहा था, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आपको दिखेगा कि वो ना डिसॉल्व होने लगेंगे। ओके, आपको दिखेगा वो डिसॉल्व होने लगेंगे। तो क्या बोला गया है कि इससे आपको क्या पता चलता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, उनका सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्युबल होने का क्षमता इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो उनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, जब आपको दिखा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हाँ जो लेफ्ट ओवर था नीचे वो क्या हुआ ना कि डिसॉल्व हो चुका है। फिर आपने क्या किया, थोड़ा और डाल दिया उसके ऊपर। ओके, तो अब फिर से आपने 2 स्पून ऐसे उसके ऊपर डाल दिए। फिर आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा बहुत मिक्स हो। फिर एक समय आएगा जब उसके बाद वो और डिसॉल्व नहीं हो सकता। फिर आपने क्या किया, आपको लगा कि चलो टेम्परेचर इंक्रीज करके देखते हैं। फिर आपने क्या किया, 50 डिग्री से डायरेक्ट कर दिया कितना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपको दिखा वो भी जो लेफ्ट ओवर था बेकिंग सोडा वो भी डिसॉल्व होने लगे। तो द अनडिसॉल्व्ड बेकिंग सोडा डिसॉल्व, जो अनडिसॉल्व था वो भी डिसॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, वाटर, देखो, वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड डिसॉल्व मोर बेकिंग सोडा देन वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा था, ज़्यादा बेकिंग सोडा डिसॉल्व हो रहे थे एज कम्पेयर टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अगर आप 50 डिग्री एंड 20 डिग्री का कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, 50 डिग्री या 20 डिग्री, ये आप कमेंट में बताओ। ओके, द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिसॉल्व्स इन वाटर at 20 degree centigrade even lesser, यहाँ पर और भी कम। It has been found that for most of the substance में क्या होता है, the solubility increases, solubility increase होता है with increasing temperature, temperature increase करने से उनका solubility भी increase होते हैं। We can also say that a saturated solution at a particular temperature behave as unsaturated solution
इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या है ना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है हमने क्लास में देखा था, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या था, जब आपने कुछ ऐसा मिक्स किया एंड वो क्या हुआ ना कि नीचे सेटल हो गए, यानी कि कंप्लीटली आपका मिक्स नहीं हुआ है। एंड जो अनसैचुरेटेड क्या हो जाता है, जब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। तो यानी कि आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किए थे बहुत ज़्यादा, ओके, सोचो 10 चम्मच, ठीक है, 10 चम्मच आपने ऐड किया, तो 10 चम्मच तो मिक्स नहीं होगा, सोचो 4 चम्मच वो मिक्स हो चुका है, बाकी रिमेनिंग 6 स्पून वो नीचे ऐसे सेटल डाउन हो चुका है, ओके। तो क्या है ना कि यहाँ पर क्या लिखा है, देखो कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, यानी कि जो वाटर था आपका नीचे ऐसे सेटल डाउन हुआ था 6 स्पून ऑफ सॉल्ट, तो जब आपने यहाँ पर टेम्परेचर दिया, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो क्या हुआ, ये जो अनडिजॉल्व वाला था ना, ये और डिजॉल्व होने लगे। तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आपको क्या दिखा कि ये जो आपका बीकर था, इसमें जो भी रिमेनिंग सॉल्ट थे वो भी डिजॉल्व हो गए, है ना। तो पहले क्या था, पहले ये था सैचुरेटेड, यानी कि लेफ्ट ओवर था, एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आपको क्या दिखा कि ये जो लेफ्ट ओवर था वो डिजॉल्व हो चुका है, यानी कि वो क्या बन चुका, अनसैचुरेटेड, राइट। तो यही लिखा है कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सैचुरेटेड सोल्यूशन भी एट अ गिवन टेम्परेचर कैसे बिहेव करते हैं एज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। पहले क्या था, सैचुरेटेड था, फिर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, तो जो भी अनडिजॉल्व प्रोडक्ट था वो डिजॉल्व हो गया, एंड क्या फॉर्म हुआ, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्वेंट, ओके, सॉरी सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सैचुरेटेड सोल्यूशन भी अनसैचुरेटेड बन जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट, अच्छा ये हमने किया भी। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। मेनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन होते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्वाटिक लाइफ होते हैं उसकी वजह से वो चलते हैं इजीली। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में वो मिक्स होते हैं इन द वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, इट सस्टेन्स द एक्वाटिक लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट, फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जो भी प्लांट्स, फिश, ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक एनवायरमेंट में रहते हैं वो कैसे लिव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑक्सीजन दैट आर डिजॉल्व इन दैट वाटर, ओके। अब देखो, इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वाटर अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पानी होता है वो तो मिक्स होता है, जो पानी होता है उनमें गैस मिक्स होते हैं, तो क्या वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म जहाँ पर वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं, आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते, एंड नॉन यूनिफॉर्म आप देख के बोल सकते हो कि कहाँ पर कितना ऐड हुआ है, ओके। तो गैस क्या होता है, इट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, इट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, यूनिफॉर्मली वो मिक्स होते हैं इन द वाटर, बिकॉज गैस डिजॉल्व इवनली इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। गैस क्या होता है ना, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते हैं कहाँ पर, वाटर में, ताकि वो एक सोल्यूशन फॉर्म करे, राइट। देखो, डज टेम्परेचर इफेक्ट दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ऑल्सो। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड था वो कैसे डिजॉल्व हो रहा है वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे जो पानी में जो गैस ऐसे मिक्स होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी के साथ कैसा रिश्ता है, ठीक है। देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। पिछले केस में क्या देखा हमने कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। मोर ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन कब डिजॉल्व हो सकते हैं, जब वो ठंडा पानी हो, यानी कि टेम्परेचर कम यानी कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर कम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। अब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वार्म वाटर, है ना, वार्म वाटर में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम, एंड कोल्ड वाटर टेम्परेचर कम यानी कि कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। वही लिखा है, देखो, मोर ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो सकते हैं, ensuring sufficient oxygen for aquatic life, okay. On the other hand, when water warms up, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी में जो डिक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, राइट। ये है द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ वाटर। अब देखो, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द मिक्सचर वी यूज
कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हमें पता है यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होता है, एक होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस एंड देयर कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली। यस, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो सेपरेट नहीं कर सकते आप, फिजिकली मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते या फिर सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, फिजिकल मेथड से भी आप उनको सेपरेट कर सकते हो या फिर देख के बोल सकते हो। उनको आप सेपरेट कर सकते हो किस रीजन में, एक तो जो अनवांटेड चीज़ है उनको निकालने में, या फिर कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट है उनको पाने के लिए। ये हमने वैसे भी पिछले चैप्टर में किया है। अब देखो, आई ऑब्जर्व दैट इन सम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स सच एज sawdust in water, sawdust float, whereas in the mixture of sand and water, the sand sink। हमने देखा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो क्या होता है ना, ऊपर तैरते हैं, एंड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ऐसे नीचे डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? The questions arises। अब देखो, why do object float and sink in water? कुछ चीज़ें ऐसे फ्लोट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? Objects that float in a liquid are lighter। जो ऊपर तैरते हैं वो क्या होता है, वो हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से वो क्या होता है, फ्लोट करते हैं। एंड अदर्स दैट सिंक आर हेवियर दैन द लिक्विड। जो नीचे डूब जाते हैं दैट आर हेवियर, यानी कि वो भारी होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे डूब जाते हैं। वाइल वॉशिंग राइस, जब आप राइस को वॉश करते हो, द हस्क पार्टिकल्स present in the rice float on the surface of water while the rice sink at the bottom of the container। जब आप ऐसे चावल को धोते हो तो जो उनके छिलके वगैरह होते हैं वो क्या होता है, ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, एंड जो चावल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि वो हल्की चीज़ें होते हैं, इसकी वजह से वो ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, एंड जो राइस है वो कंपेरेटिवली उसका जो वेट है वो ज़्यादा है तो नीचे वो बैठ जाता है। अ वुडन स्टिक and the iron rod may be of same size। देखो वुडन स्टिक एंड आयरन रॉड का क्या है, साइज सेम है, लेकिन क्या होता है ना, जो आयरन होते हैं वो नीचे ऐसे डूब जाते हैं, लेकिन जो वुडन पीस है आपके पास वो तैरते रहते हैं। ऐसे क्यों? When we say that iron is heavier than wood, जब हम ये बोलते हैं कि आयरन क्या होता है ना, हेवी होते हैं वुड से, है ना, आपको देख के पता चलता है कि जो आयरन होता है वो हेवियर होता है एज कम्पेयर टू द वुड। We are referring to a special property known as density। अगर हम ये बोलते हैं कि आयरन हेवी है किससे, वुड से, तो हम कौन से फैक्टर को डिफाइन करते हैं? We define a factor called its density। डेंसिटी को हम रेफर करते हैं, which describe the heaviness of object। वो डिफाइन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं कि जो हेवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर वो हम डिफाइन करते हैं। अब डेंसिटी क्या होता है? देखो, बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर है, यानी कि क्राउडेड बस, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, हाई डेंसिटी। ओके, हाई डेंसिटी। अगर पीपल कम है ना, तो क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी। अ फॉरेस्ट वेयर ट्रीज ग्रो क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पर जो ट्री होते हैं वो ऐसे पास ग्रो होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, डेंस फॉरेस्ट। डेंसिटी से आता है ये वर्ड डेंस। तो डेंसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी को हम बोल सकते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास परसेंट इन एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट होता है उनको हम क्या डिफाइन करेंगे, एज अ डेंसिटी। देखो, कितना मास प्रेजेंट है इन अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट होता है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम। ये किस पर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एंड इंडिपेंडेंट किस पर है? देखो, शेप या फिर साइज पे। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका एक था आयरन रॉड का भी सोचो शेप ऐसा था, एंड इसका भी जो आपका वुड था, वुड एंड आयरन रॉड, दोनों का साइज एंड शेप सेम था, लेकिन डेंसिटी किसका ज़्यादा था? इसका ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ था, सिंक हो चुका था, एंड ये क्या कर रहा था, दिस इज फ्लोटिंग। ठीक है, ये फ्लोट कर रहा था, राइट। तो साइज के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, अब प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो आयरन रॉड है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, एंड टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है डेंसिटी, राइट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डेंसिटी का? बहुत सारे हैं, देखो, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर, क्यूबिक यानी कि 3 को डिफाइन करते हैं, राइट। ग्राम पर मिलीलीटर, तो ग्राम पर ml,
और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों इन केस ऑफ लिक्विड के केस में ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ठीक है, तो हम बोल सकते हैं। तो दिस इज इट, हमने यही तक कंप्लीट किया है आज। कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस इज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड पार्ट 1 देखना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच।